नमस्कार। आज हम भारत में मुस्लिम महिलाओं के तलाक से जुड़े अधिकारों और जो प्रक्रियाएं हैं उन पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी। हमारे पास कुछ कानूनी दस्तावेज हैं, कुछ जरूरी कोर्ट के फैसलों के सारांश भी हैं और इनसे जुड़ी जानकारी है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इन सब स्रोतों के जरिए ये समझना कि तलाक के मामले में मुस्लिम महिलाओं के पास आखिर क्या विकल्प है और ये जो कानूनी व्यवस्था है ये समय के साथ कैसे बदली है, कैसे विकसित हुई है। हाँ, सही कहा। चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। बिल्कुल, और हम इसमें देखेंगे कि शरीयत और जो हमारा भारतीय कानून है, हम्म। उसके दायरे में क्या-क्या रास्ते हैं। हम्म। और खास तौर पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि अदालतों ने, कोर्ट्स ने इन अधिकारों को कैसे देखा है, हम्म। कैसे परिभाषित किया है। खासकर जब पर्सनल लॉ और संविधान के बीच, मतलब मौलिक अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाने की बात आती है। हाँ, ये संतुलन वाला पॉइंट बहुत अहम है। तो शुरुआत करते हैं तलाक के तरीकों से। अक्सर एक शब्द सुनने में आता है खुला। ये क्या है असल में और कैसे काम करता है? देखिए, खुला जो है वो दरअसल महिला की तरफ से तलाक की पहल होती है। अच्छा, महिला की तरफ से। हाँ, इसमें महिला अपने पति से तलाक मांगती है, अनुरोध करती है, और अक्सर इसके साथ क्या होता है कि महिला मेहर, जो निकाह के समय तय हुई रकम होती है, हाँ, मेहर। हाँ, वो लौटाने का प्रस्ताव रखती है या कोई और तय मुआवजा देने की बात करती है ताकि पति तलाक के लिए मान जाए। ये एक तरह का कह सकते हैं आपसी समझौता है। ठीक है, लेकिन अगर पति राजी ना हो तब क्या होता है? क्या ये रास्ता वहीं बंद हो जाता नहीं, है? जरूरी नहीं। अगर पति नहीं मानता है तो महिला काजी या किसी धार्मिक मध्यस्थ की मदद ले सकती है। अच्छा, मध्यस्थ की। हाँ, उनकी भूमिका होती है कि वो पति को समझाएं, दोनों के बीच समझौते तक पहुंचने में मदद करें, और आखिर में खुला जो है वो एक लिखित समझौते की शक्ल लेता है। उसमें तलाक की सारी शर्तें साफ-साफ लिखी होती हैं। तो ये प्रक्रिया महिला को एक एक्टिव रोल देती है। हाँ, यानी ये काफी हद तक आपसी सहमति या फिर किसी के बीच बचाव पर निर्भर करता है। पर सोचिए, अगर पति फिर भी तैयार नहीं है या हालात ऐसे हैं कि आपसी सहमति हो ही नहीं सकती, तब महिला के पास क्या कानूनी चारा बचता है? हाँ, ऐसी सूरत में एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी रास्ता है। वो है मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939। 1939 का एक्ट। जी, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939। ये कानून खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं को कुछ तय वजहों पर, कुछ आधारों पर अदालत के जरिए तलाक लेने का अधिकार देता है। ये दिलचस्प है कि खास महिलाओं के लिए एक अलग कानून है। तो इसमें तलाक की क्या वजहें बताई गई हैं? किन ग्राउंड्स पर कोर्ट जा सकते हैं? इस एक्ट में कई ठोस आधार दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर, अगर पति 4 साल या उससे ज्यादा वक्त से लापता है। 4 साल? हाँ, 4 साल, हम्म। कोई अता पता नहीं है, या फिर पति ने 2 साल से पत्नी को कोई भरण पोषण मतलब मेंटेनेंस नहीं दिया है। 2 साल तक मेंटेनेंस नहीं। जी, फिर पति का पत्नी के साथ क्रूरता का व्यवहार करना, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, दोनों। अच्छा, क्रूरता भी एक आधार है। हाँ, ये एक मजबूत आधार है। इसके अलावा, अगर पति को कोई गंभीर लाइलाज बीमारी है या वो नपुंसक है, तो ये भी वजह बन सकती है। और साथ ही, अगर पति अपनी जो वैवाहिक जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरा नहीं कर पा रहा है, तो इसे भी आधार बनाया जा सकता है। तो ये कानून तो महिलाओं को कई मजबूत कानूनी वजह देखता है अगर रिश्ता निभाना वाकई मुश्किल हो गया हो। अगर कोई महिला इस कानून के तहत कोर्ट जाना चाहे तो उसे क्या करना होगा? प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया ये है कि महिला को अपने इलाके की जो फैमिली कोर्ट है, हाँ। या सिविल कोर्ट, वहां एक याचिका, एक पिटिशन दायर करनी होती है। इस याचिका में साफ साफ लिखना होता है कि वो किस आधार पर तलाक मांग रही हैं, और साथ में जो भी जरूरी सबूत है वो भी पेश करने होते हैं। अच्छा। फिर कोर्ट दूसरे पक्ष को, यानी पति को, नोटिस भेजती है। दोनों पक्षों को सुनती है, सबूतों को देखती है, और फिर कानून के हिसाब से अपना फैसला सुनाती है। ठीक है, तो खुला हो गया और ये 1939 का एक्ट। इनके अलावा एक और शब्द भी सुनने में आता है, तलाक तफवीज। ये इन दोनों से कैसे अलग है? हाँ, तलाक के तफवीज, ये एक कह सकते हैं अनोखा प्रावधान है। हाँ। तफवीज का मतलब होता है सौंप देना, डेलीगेट कर देना। सौंप देना। हाँ, इसमें होता यह है कि निकाह के समय ही निकाहनामे में, यानी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में, पत्नी को यह अधिकार दिया जा सकता है कि वो कुछ खास पहले से तय की गई शर्तों के पूरा होने पर खुद ही तलाक ले सकेगी। अरे वाह, निकाह के समय ही ये तय हो सकता है? बिल्कुल। अगर ऐसा प्रावधान निकाहनामे में लिखा है तो महिला को उन शर्तों के पूरा होने पर पति की सहमति की कोई जरूरत नहीं होती।
पर ये तो पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि निकाह के समय कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा गया था। ये तो काफी दूर की सोच वाली बात लगती है। सही कहा आपने। ये अधिकार पूरी तरह निकाहनामे में लिखी शर्तों पर ही टिका होता है। अगर शर्तें साफ लिखी हैं और वो पूरी हो जाती हैं तो महिला इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि निकाहनामे को सिर्फ एक रस्म न समझें, उसे ध्यान से पढ़ें, समझें। हाँ, ये बात तो है। ये भविष्य में एक बहुत अहम अधिकार बन सकता है। ये जानना तो बहुत जरूरी है। अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसने हाल के सालों में काफी सुर्खियां बटोरी, 3 तलाक यानी तलाके बिद्दत। जो नया कानून आया है 2019 वाला, उसने इन मौजूदा तरीकों पर क्या असर डाला है? हाँ, ये वाकई एक बड़ा कानूनी बदलाव रहा है। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019, इसने तलाके बिद्दत को तलाके बिद्दत मतलब एक ही बार में 3 बार तलाक बोलकर या लिखकर या किसी और तरीके से, जैसे ईमेल या मैसेज से, तुरंत तलाक दे देना। अच्छा, इंस्टेंट वाला। हाँ, वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। उसको इस कानून ने पूरी तरह से गैर कानूनी और शून्य वॉइड घोषित कर दिया है। अब ऐसा करना एक सजा वाला अपराध भी है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अब किसी भी तरह का 3 तलाक मान्य ही नहीं है? नहीं, यहाँ बारीकी समझना जरूरी है। ये कानून सिर्फ और सिर्फ तलाके बिद्दत यानी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पर लागू होता है। अच्छा, सिर्फ इंस्टेंट वाले पर? जी, ये उन तलाकों पर असर नहीं डालता जो सही प्रक्रिया से होते हैं, जैसे खुला हो गया या तलाके तफवीज या फिर 1939 के एक्ट के तहत जो अदालत तलाक देती है। अगर कोई पति अब गैर कानूनी तरीके से इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देता है तो वो तलाक कानूनी तौर पे हुआ ही नहीं माना जाएगा, रिश्ता खत्म नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में महिला क्या कर सकती है अगर पति ने गैर कानूनी तरीके से 3 तलाक दे दिया है? देखिए, क्योंकि तलाक तो हुआ ही नहीं माना जाएगा कानून की नज़र में, तो महिला पत्नी के तौर पर अपने सारे अधिकारों का दावा कर सकती है। साथ रहने का अधिकार, भरण पोषण का अधिकार, सब कुछ। अच्छा। और साथ ही वो पति के खिलाफ इस गैर कानूनी काम के लिए पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा सकती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये अब एक अपराध है। लेकिन हाँ, अगर वो फिर भी रिश्ता खत्म करना चाहती हैं तो उन्हें कानूनी रास्ते अपनाने होंगे, जैसे खुला के लिए कोशिश करना या फिर 1939 एक्ट के तहत कोर्ट जाना। ठीक है। प्रक्रिया की बात कर रहे थे हम, खासकर अदालत जाने की। क्या तैयारी करनी चाहिए? आपने याचिका दायर करने का जिक्र किया था, इसमें और किन बातों का ध्यान रखना होता है? देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम तो एक अच्छे अनुभवी वकील से मिलना होना चाहिए। हाँ, वकील तो जरूरी है। जी, ऐसा वकील जिसे मुस्लिम पर्सनल लॉ और फैमिली कोर्ट के मामलों की अच्छी समझ हो। वो सही सलाह दे सकते हैं कि आपके केस के हिसाब से कौन सा रास्ता सबसे सही रहेगा। अगर अदालत जाने का फैसला होता है तो याचिका के साथ कुछ बुनियादी दस्तावेज लगते हैं, जैसे निकाहनामा, महर की रकम कितनी थी, मिली या नहीं मिली, इसकी जानकारी भी अहम होती है। और सबूतों के तौर पे क्या लगता है? अगर क्रूरता का आरोप है तो? हाँ, बिल्कुल। अगर तलाक का आधार क्रूरता है या खर्चा ना देना है या कोई और खास वजह है तो उससे जुड़े सबूत जुटाने पड़ते हैं। जैसे गवाहों के बयान हो सकते हैं। अगर शारीरिक चोट पहुंचाई गई है तो मेडिकल रिपोर्ट, पति ने कोई धमकी भरे मैसेज या चिट्ठी भेजी हो, या फिर बैंक स्टेटमेंट वगैरह, अगर मामला भरण पोषण ना देने का है। जितनी मजबूत तैयारी होगी, कोर्ट में अपना पक्ष रखना उतना ही आसान होगा। कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं के पास जानकारी या शायद पैसे की कमी होती है। क्या उनके लिए कोई मदद उपलब्ध है, कोई सहायता? जी हाँ, मदद के लिए कई जगहें हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग है, राज्यों के महिला आयोग हैं, उनसे संपर्क किया जा सकता है। अच्छा। भारत सरकार की एक महिला हेल्पलाइन है 181, वो भी जानकारी और शुरुआती मार्गदर्शन दे सकती है। 181 हेल्पलाइन? जी। और इनके अलावा बहुत सारे एनजीओ गैर सरकारी संगठन हैं जो महिलाओं को मुफ्त कानूनी सलाह देते हैं, काउंसलिंग करते हैं और कभी-कभी कोर्ट केस लड़ने में भी मदद करते हैं। अपने इलाके में ऐसे संगठनों का पता लगाना काफी फायदेमंद हो सकता है। ये अच्छी बात है कि मदद के रास्ते हैं। अच्छा, तलाक की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी कुछ अहम चीजें होती होंगी, जैसे बच्चों की कस्टडी या आर्थिक सुरक्षा। हाँ, बिल्कुल। तलाक के बाद महिला को इद्दत की एक अवधि माननी होती है। इद्दत वो क्या है? ये आमतौर पर करीब 3 महीने या 3 मासिक धर्म चक्र की होती है। अगर महिला गर्भवती है तो बच्चे के जन्म तक। इस दौरान वो दूसरा विवाह नहीं कर सकती। इसका एक मकसद ये भी होता है कि बच्चे के पिता कौन है ये तय हो सके। फिर बच्चों की कस्टडी हिरासत और उनके भरण पोषण का मुद्दा अलग से तय होता है। जी। अगर माँ बाप आपस में कोई समझौता कर लेते हैं तो बहुत अच्छा, वरना इसके लिए कोर्ट में अर्जी देनी पड़ती है। और कोर्ट हमेशा बच्चे के हित को
मतलब बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड को सबसे ऊपर रखकर फैसला करती है। अब आते हैं कुछ उन बड़े अदालती फैसलों पर जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र में कानून की दिशा ही बदल दी। शाह बानो केस 1985 वाला, इसका नाम तो अक्सर सुनने में आता है। ये मामला इतना अहम क्यों माना जाता है? हाँ, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम 1985। ये वाकई एक मील का पत्थर है, एक लैंडमार्क केस। शाहबानो एक 62 साल की तलाकशुदा महिला थी। उन्होंने गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने फैसला दिया कि जो हमारी दंड प्रक्रिया संहिता है, CRPC, उसकी धारा 125 हाँ है। और ये सिर्फ इद्दत के समय तक नहीं, सिर्फ इद्दत तक नहीं, बल्कि तब तक मिल सकता है जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती या खुद अपना खर्चा उठाने लायक नहीं हो जाती हैं। कोर्ट ने इसे एक मानवीय आधार पर जरूरी माना। लेकिन इस फैसले पर तो बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया था, है ना? राजनीतिक और सामाजिक दोनों तरह का। हाँ, बिल्कुल। फैसले का काफी विरोध हुआ। कुछ जो रूढ़िवादी मुस्लिम समूह थे, उन्होंने इसे पर्सनल लॉ में दखलंदाजी की तरह देखा। और इसी दबाव के चलते 1986 में संसद ने एक नया कानून पास किया, मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 का एक्ट। जी, इस कानून ने पहली नजर में शाहबानो फैसले को जैसे बेअसर करने की कोशिश की। इसमें कहा गया कि पति सिर्फ इद्दत की अवधि के दौरान ही मेंटेनेंस देगा, उसके बाद की जिम्मेदारी महिला के रिश्तेदारों की होगी या फिर वक्फ बोर्ड की। तो क्या 1986 के कानून ने महिलाओं के गुजारा भत्ता पाने के अधिकार को पूरी तरह खत्म कर दिया था? ऐसा लगा तो था कि शायद खत्म कर दिया है, लेकिन यहीं पर अदालतों की भूमिका फिर से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा, कैसे? बाद के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के इस कानून की ऐसी व्याख्या की, उसे इस तरह से समझा कि महिलाओं के अधिकार फिर से मजबूत हो गए। ये दिखाता है कि कैसे कोर्ट कानून के शब्दों के पीछे उसकी भावना को समझकर असर बदल सकती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। कौन से फैसले थे वो जिन्होंने ये किया? इसमें सबसे अहम केस है डैनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघ 2001 का। डैनियल लतीफ़ी 2001? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के कानून में इस्तेमाल हुए कुछ शब्दों उचित और न्याय संगत प्रावधान, रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन, इनकी व्याख्या की। कोर्ट ने कहा कि पति जो इद्दत के दौरान ये प्रावधान देगा, वो सिर्फ इद्दत के गुजारे के लिए नहीं है, बल्कि वो महिला के पूरे भविष्य के लिए होना चाहिए। मतलब जब तक वो दोबारा शादी नहीं कर लेती, पूरे भविष्य के लिए। हाँ, ये रकम इतनी होनी चाहिए कि वो इद्दत के बाद भी इज्जत से जी सके। इस तरह कोर्ट ने 1986 के कानून को संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 यानी जीवन का अधिकार, इनके साथ जोड़कर देखा। यानी अदालत ने कानून की जो शाब्दिक सीमा थी, उससे आगे जाकर उसकी असल मंशा को समझने की कोशिश की। हाँ, आप बिल्कुल कह सकती हैं। और फिर एक और केस आया, शबाना बानो बनाम इमरान खान 2010 में। शबाना बानो 2010? जी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को और पक्का कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला CRPC की धारा 125 के तहत भी गुजारा भत्ता मांग सकती है। 1986 का कानून इसमें कोई रुकावट नहीं डालेगा, खासकर अगर वो अपना खर्च उठाने में असमर्थ नहीं है। अच्छा। कोर्ट ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि धारा 125 जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है। उसका मकसद बेसहारा लोगों की मदद करना है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। इन फैसलों से ये पैगाम साफ हो जाता है कि अदालतें लगातार पर्सनल लॉ और जो संवैधानिक अधिकार हैं, उनके बीच एक तालमेल, एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं। क्या तलाक देने के तरीके पर भी कोई ऐसा ही महत्वपूर्ण फैसला आया? हाँ, एक फैसला है शमीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2002 का। वो इस लिहाज से बहुत अहम है। शमीम आरा 2002। जी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक की घोषणा ऐसे ही मतलब मनमाने ढंग से नहीं की जा सकती। सिर्फ पति के कह देने भर से तलाक नहीं माना जाएगा। अच्छा। इसके लिए एक सही प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें सुलह की कोशिशें शामिल हों और पत्नी को इसकी बाकायदा सूचना दी जानी चाहिए, हो सके तो लिखित में। इसने एक तरह से जो एक तरफा और बिना सोचे समझे तलाक दे दिए जाते थे, उन पर रोक लगाने में बड़ी भूमिका निभाई। और फिर आया शायरा बानो केस 2017 वाला, जिसने तो सीधे सीधे 3 तलाक की जो प्रथा थी उसी को चुनौती दे दी। हाँ, शायरा बानो बनाम भारत संघ 2017। ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक और ऐतिहासिक पल था। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच बैठी थी। 5 जजों की बेंच? जी। और उन्होंने 3-2 के बहुमत से तलाक के विद्दत, यानी वो एक साथ 3 तलाक देने की प्रथा, उसे असंवैधानिक करार दे दिया। असंवैधानिक? हाँ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल।
कोर्ट ने माना कि ये प्रथा मुस्लिम महिलाओं के जो मौलिक अधिकार हैं, खासकर समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21, उनका उल्लंघन करती है। इसे कुरान की जो मूल भावना है उसके भी खिलाफ माना गया। और इसी फैसले ने फिर 2019 में जो 3 तलाक विरोधी कानून बना, उसका आधार तैयार किया। क्या हाल के सालों में भी इस दिशा में कोई और प्रगति हुई है, कोई नया फैसला? जी बिल्कुल। अभी हाल ही में 2024 में मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। 2024 का? हाँ, बिल्कुल ताज़ा। कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने की पूरी हकदार हैं। हाँ। और 1986 का जो कानून है वो उन्हें इससे रोकता नहीं है। और ये बात उन महिलाओं पर भी लागू होती है जिन्हें गैर कानूनी तरीके से 3 तलाक दिया गया था। अच्छा। इसके अलावा एक और अहम फैसला है केरल हाई कोर्ट का 2021 का। कोर्ट ने कहा कि अगर निकाहनामे में तलाक के तफवीज़ का अधिकार साफ तौर पर दिया गया है, हाँ, वो अधिकार जो निकाह के समय मिलता है, बिल्कुल, तो महिला खुला के जरिए खुद ही एक तरफा तलाक ले सकती है। इसके लिए उसे कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं होगी। तो ये तो खुला की प्रक्रिया को और मजबूत बनाता है। हाँ बिल्कुल, ये महिलाओं को एक और सीधा रास्ता देता है। तो इन तमाम कानूनी प्रावधानों, संशोधनों और जो अदालती व्याख्याएं हैं, इन सबको अगर समेटें तो आज एक मुस्लिम महिला के लिए तलाक के संबंध में क्या मुख्य बातें सामने आती हैं? मतलब की टेकअवेज क्या है? देखिए, सार ये है कि भारत में मुस्लिम महिलाओं के पास तलाक के लिए अब कई साफ रास्ते मौजूद हैं। कई रास्ते हैं? हाँ, आपसी सहमति से खुला एक विकल्प है। अगर सहमति नहीं बनती या कोई खास वजह है तो मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के तहत अदालत का दरवाजा खुला है। अगर निकाहनामे में अधिकार मिला है तो तलाक ए तफवीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ। सबसे बड़ी बात, वो जो मनमाना और तुरंत वाला 3 तलाक था, तलाक ए बिद्दत, वो अब गैर कानूनी है और सजा वाला अपराध भी है। और शायद जो सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है वो ये है कि हमारी अदालतों ने खासकर गुजारा भत्ता और बराबरी के सवालों पर लगातार संवैधानिक अधिकारों को पर्सनल लॉ की व्याख्या से ऊपर रखा है। हाँ, ये बहुत अहम बात है। और महिलाओं के अधिकारों को मजबूत किया है। तो आज हमने भारत में मुस्लिम महिलाओं के तलाक अधिकारों से जुड़े कई अहम कानूनी पहलू देखे, प्रक्रियाएं समझीं और जो नज़ीर बने अदालती फैसले हैं उन पर भी विस्तार से बात की। ये साफ है कि कानून कोई रुकी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है। बिल्कुल, ये पूरी चर्चा यही दिखाती है कि कानून कैसे समाज की जो जरूरतें हैं और जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। पर्सनल लॉ, मौलिक अधिकार और जो सामाजिक बदलाव आ रहे हैं, इनके बीच ये संतुलन बनाने की कोशिश लगातार चलती रहेगी। आगे ये किस दिशा में जाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और शायद ये सोचने का एक बिंदु भी छोड़ जाता है कि कैसे हम व्यक्तिगत कानूनों की जो विविधता है उसे बनाए रखते हुए भी सभी नागरिकों के लिए और खासकर महिलाओं के लिए बराबरी और न्याय का जो संवैधानिक वादा है उसे पूरी तरह से जमीन पर उतार सकते हैं। ये सवाल यकीनन भविष्य की कानूनी और सामाजिक बहसों का हिस्सा बना रहेगा।